चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने गुड मॉर्निंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में आरआरएनए के स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं, एमआरएनए के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसको हम लोग इंफॉर्मेशनल आरएनए या टेम्पलेट आरएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशनल आरएनए क्यों? क्योंकि डीएनए का इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके आता है इसीलिए, और टेम्पलेट आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए एमआरएनए जो है एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। मतलब एमआरएनए के अंदर जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे, उसमें जो कोड्स हैं उसके बेसिस पे पॉलीपेप्टाइड का जो सीक्वेंस है, यानी कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो बनता है, इसीलिए टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, अब एमआरएनए जो होता है वो लंबा होता है, सिंगल एक स्ट्रैंड होता है जो कि अनकॉइल्ड स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है। ठीक है, मतलब कि एक सिंपल लीनियर स्ट्रैंड होता है एमआरएनए का। ठीक है, जो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होता है। और जैसे कि हम लोग कल आरआरएनए के बारे में बात किए थे कि आरएनए का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से 70 to 80% वॉल्यूम आरआरएनए का होता है, मैंने बताया था। ठीक है, वैसे ही एमआरएनए का जो शेयर है वो है 5%। ठीक है, 5% शेयर होता है एमआरएनए का टोटल आरएनए में से। ठीक है, अब एमआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एमआरएनए जो है उसको, मतलब जैसे मैंने बोला कि एक लीनियर सिंपल सा स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अब एमआरएनए जो है, जो कि अपराजिता पूछ रही थी कि मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक हम लोग कहते हैं। ठीक है, एमआरएनए जो है वो बेसिकली दो टाइप का हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि कितने टाइप ऑफ प्रोटीन या कितने सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन वो कोड कर रहा है या बना रहा है। ठीक है, तो एमआरएनए जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मीनिंग ये होगा कि अगर कोई एमआरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक है तो ये जो एमआरएनए है सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, यानी कि एक ही प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ऐसा एमआरएनए जो एक ही पॉलीपेप्टाइड या एक ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाए, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाने वाले एमआरएनए को हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए जो है ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर यूकैरियोट्स में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के पास जो है ज़्यादा एमआरएनए होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादातर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जेनेटिक कंटेंट कम होता है, तो उसी कम जेनेटिक कंटेंट में उनको अपने सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना होता है। उतने ही कम डीएनए में काम चलाना पड़ता है, उतने ही कम आरएनए में पूरा काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए होगा वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा, जबकि यूकैरियोट्स का जो एमआरएनए होगा वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा। एक एमआरएनए एक ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, अब मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो एमआरएनए होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है, ठीक है, उसके अंदर भी ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि जिस सीक्वेंस में एमआरएनए का कंस्ट्रक्शन होता है या जिस सीक्वेंस में एमआरएनए बनता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो दोनों के एमआरएनएस जो हैं दोनों में थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में एक होता है शाइन डालगार्नो सीक्वेंस।
क्या होता है? शाइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक mRNA में, ठीक है। और यूकैरियोटिक mRNA में एक कैप रीजन होता है, ठीक है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द mRNA, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या है? शाइन डालगार्नो सीक्वेंस है, और यूकैरियोट में क्या है? कैप रीजन है, ठीक है। ये दोनों कौन से एंड पे होंगे? 5' एंड पे होंगे, दोनों के दोनों 5' एंड ऑफ mRNA जो होगा उस पे होंगे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? शाइन डालगार्नो सीक्वेंस और कैप रीजन का दोनों का फंक्शन ये है कि दोनों mRNA को राइबोसोम से अटैच होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? शाइन डालगार्नो सीक्वेंस और कैप रीजन दोनों ही mRNA को ट्रांसलेशन के टाइम पर राइबोसोम से अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। भूपेंद्र, समझ आया? ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? इसके अलावा दोनों में ही इनिशिएशन कोडॉन होगा, AUG या फिर GUA। ये दो इनिशिएशन कोडॉन जो है ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट रहेगा और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर स्टॉप कोडॉन्स भी होंगे, ठीक है, UAA, UGA एंड UAG। ये 3 तरीके के स्टॉप कोडॉन्स जो हैं ये भी प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक mRNA में भी और यूकैरियोटिक mRNA में भी, दोनों में, ठीक है। ठीक, अब ये जो इनिशिएशन कोडॉन है ये कहाँ रहेगा? 5' एंड पे रहेगा, और जो स्टॉप कोडॉन है ये कहाँ रहेगा? 3' एंड पे रहेगा mRNA के, ठीक है। क्योंकि DNA के जैसे mRNA भी 5' से 3' के डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है। अब इनिशिएशन कोडॉन से लेकर के स्टॉप कोडॉन के बीच में mRNA का जितना भी रीजन या जितना भी पोर्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? इनिशिएशन कोडॉन से लेकर के स्टॉप कोडॉन के बीच में mRNA का जितना भी पोर्शन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशनल यूनिट, ठीक है। तो स्टार्ट कोडॉन है और स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। दोनों के बीच के रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल यूनिट कहेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का जो रीजन है उसमें ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेशनल यूनिट है यानी कि स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, उसके आगे और उसके पीछे भी एक्स्ट्रा रीजन्स ऐसे होते हैं कि जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट कोडॉन के पहले भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, स्टॉप कोडॉन के पीछे भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ऐसे रीजन्स को हम लोग कहते हैं अनट्रांसलेशनल यूनिट्स या अनट्रांसलेशनल रीजन, ठीक है। ये जो अनट्रांसलेशनल रीजन है इसको शॉर्ट में हम लोग UTR भी कहते हैं, ठीक है। अनट्रांसलेशनल रीजन को शॉर्ट में UTRs भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अनट्रांसलेशनल यूनिट या UTR जो है ये स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद में होता है, ठीक है। ऐसा पोर्शन होता है कि जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, मतलब उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक। अब 5' एंड जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक 5' एंड पे एक मिथाइलेटेड ग्वानिन का कैप होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? मिथाइलेटेड ग्वानिन का एक कैप प्रेजेंट होता है, और जो आपका 3' एंड है, ठीक है, 3' एंड के ऊपर, ठीक है, एक रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड का टेल होता है, ठीक है।
5' एंड पे मिथाइलेटेड ग्वानिन होता है और 3' एंड पे क्या होता है, जनरली पॉली ए टेल होता है। ठीक है, 3' एंड पे पॉली ए टेल होगा। ठीक है, अब इन दोनों का फ़ायदा क्या है? ठीक है, ये जो दोनों है मिथाइलेटेड ग्वानिन और जो पॉली ए टेल है, दोनों क्या करते हैं, mRNA को 5' और 3' एंड से प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के प्रेजेंस के वजह से mRNA का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो कोई भी एंजाइम जो है वो इजीली आके mRNA को अटैक नहीं कर पाएगा, mRNA का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा जब तक मिथाइलेटेड ग्वानिन और पॉली ए टेल प्रेजेंट हैं तब तक। ठीक है, उसके अलावा ये जो मिथाइलेटेड ग्वानिन और पॉली ए टेल है, ठीक है, ये ट्रांसलेशन के रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग tRNA पर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग सामने देख रहे हैं ये tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल है। ठीक है, tRNA के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए जाएं, ठीक है, तो tRNA जो है उसको कई बार सॉल्यूबल RNA भी कहा जाता है, sRNA भी कहा जाता है, क्योंकि tRNA के अंदर सॉल्यूबलाइज होने की, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्यूबलाइज होने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए कई बार tRNA को हम लोग सॉल्यूबल RNA भी कहते हैं। ठीक है, अब tRNA का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, इसका सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो होता है 4s। ठीक है, बहुत छोटा सेडिमेंटेशन रेशियो होता है या कोएफिशिएंट होता है 4s। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, दैट इज़ 75 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इट इज़ 75 to 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए जाएं तो अगेन ये 5' to 3' के डायरेक्शन में भागता है। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं ये सारे के सारे मोस्टली मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो मॉडिफाइड बेसेस होते हैं। ठीक है, और ये जो tRNA है ये इतना लंबा होता है, तो लंबा होने की वजह से इसके जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने की वजह से इस तरीके का एक 3D फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ठीक है, अब ये जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं इनको 3 जगह पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों मॉडिफाइड बेसेस का पर्टिकुलर फंक्शन
रिएक्शन होता है, ठीक है। उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये है आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2, आर्म नंबर 3 एंड आर्म नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से 4 आर्म्स जो है हम लोग टीआरएनए के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द DHU लूप और डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, ओके। DHU लूप और डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, ठीक है। तो यूरिडीन का बेस जो है ये यहाँ पे मॉडिफाई होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। एंटीकोडॉन जो लूप होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो है पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको जो साइटोप्लाज्म है उसमें से कैरी करके लाता है, कैरी करके लाके उसको पॉलीपेप्टाइड चेन में ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं T-साई-C लूप पर, ठीक है। ये जो T-साई-C लूप होता है, ठीक है, ये T-साई-C लूप जो है इसमें भी स्यूडो यूरिडीन होता है। T-साई-C लूप विल ऑल्सो कंटेन स्यूडो यूरिडीन, इसमें भी यूरिडीन का जो बेस है ये मॉडिफाई होता है, ठीक है। क्लियर? अब DHU लूप का काम क्या है? DHU लूप का काम है कि एक एंजाइम होता है अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। तो अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जो है इसको आइडेंटिफाई करना और इसके साथ बाइंडिंग करना, ये काम होता है DHU लूप का, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम है। तो अमीनो एसिड जो है उसको ला करके, ठीक है, उसको ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने का काम करता है ये एंजाइम, ठीक है। तो इस एंजाइम को बाइंडिंग के लिए सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? DHU लूप जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर एंटीकोडॉन लूप पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एंटीकोडॉन लूप के बारे में जब मैंने वॉबल हाइपोथेसिस बताया था तभी भी आप लोगों को बताया था कि एंटीकोडॉन लूप जो है वो वॉबल कर सकता है, यानी कि उसके अंदर के जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज होते रहता है, सो दैट वो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ स्पेसिफिसिटी ना शो करे और हर अमीनो एसिड के साथ इजीली ट्रांसलेशन के टाइम पर बाइंड कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो वॉबल होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे और एंटीकोडॉन लूप जो है वो अमीनो एसिड्स को क्या करेगा? बाइंड करेगा उनसे और उनको कैरी करके लेके आएगा ट्रांसलेशन की साइट पे, ठीक है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट हम लोग आते हैं T-साई-C लूप पे। तो जो T-साई-C लूप होता है ये भी अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करके उसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4th आर्म पे। ये जो 4th आर्म है इसको हम लोग बोलते हैं CCA आर्म, ठीक है। तो CCA आर्म जो है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जब फिजिकली जब अमीनो एसिड्स आते हैं, ठीक है, तो अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो CCA आर्म जो है वो अमीनो एसिड्स को बाइंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब कि कैरी करके तो एंटीकोडॉन लूप लेकर के ज़रूर आएगा, लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा यानी कि अमीनो एसिड की चेन बनती रहेगी, उस टाइम पे अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ने का काम जो है वो ये वाला लूप करेगा। तो उनको बाइंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि जब कभी भी हम लोग कोई माला बनाते हैं फूल का तो सुई की ज़रूरत पड़ती है उसको गूंथने के लिए, ठीक है। तो सुई का काम कौन करेगा? यहाँ पे CCA आर्म करेगा और 1 बाय 1 सारे अमीनो एसिड्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ता जाएगा। अंडरस्टूड? एंटीकोडॉन लूप सिर्फ कैरी करके लेके आएगा, ठीक है, और उनको बाइंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा CCA आर्म। क्लियर है? चलो इसके बाद
ये जो mRNA और rRNA और tRNA था, ठीक है, तीनों के अलावा और भी कुछ छोटे RNAs ऐसे होते हैं कि जिनका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि इन तीनों के अलावा वी आर हैविंग जीनोमिक RNA, ठीक है। जैसे कि वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस के अंदर मोस्टली वायरसेस के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, ठीक है। तो जीनोमिक RNA वो RNA होगा जो कि बैक्टीरिया के अंदर या किसी वायरस के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल अगर एक्ट कर रहा है तो ऐसे RNA को हम लोग कहेंगे जीनोमिक RNA, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी आर हैविंग snRNA और शॉर्ट न्यूक्लियर RNA। snRNA और शॉर्ट न्यूक्लियर RNA, ये RNA जो होता है छोटा होता है, इसमें यूरिडीन के बेसिस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो mRNA की स्प्लाइसिंग होती है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA बनता है, ठीक है। तो RNA में जो हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़े थे ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तो उसमें जो स्प्लाइसिंग वाला हम लोग मेथड पढ़े थे, स्प्लाइसिंग करने के लिए ये वाला जो snRNA है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जो हम लोग स्नप्स पढ़े थे ना, SNURPS, ठीक है, तो जो स्नप्स पढ़े थे वो क्या है, इसी से बने हुए रहते हैं, ठीक है। और स्नप्स जो है वो स्प्लाइसिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस वी आर हैविंग scRNA यानी कि स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। ये जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA है ये साइटोप्लाज्म में यूं ही प्रेजेंट रहते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। साइटोप्लाज्म में भी क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। अभी तक जो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर भी ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, और उस ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, ठीक है। इसके बाद वी आर हैविंग माइक्रो RNAs, ठीक है। ये जो माइक्रो RNAs होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, 20 to 22 न्यूक्लियोटाइड जितने लंबे होते हैं ये, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये यूकैरियोट्स के अंदर जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो mRNAs होते हैं, ठीक है, नॉर्मल mRNA जो होता है यूकैरियोट्स में, ऐसे जो नॉर्मल mRNA होते हैं उनके डिग्रेडेशन का काम करते हैं। तो एक तरीके से माइक्रो RNA जो है वो ट्रांसक्रिप्शन तो ठीक है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। mRNA ही अगर डिग्रेड हो जाएगा तो ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, तो कितने अमाउंट में प्रोटीन रिक्वायर्ड है या कितना ट्रांसलेशन होना चाहिए, उस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम होता है माइक्रो RNA का, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है piRNA, ठीक है। इनका काम होता है कि दैट दे एक्ट एज ट्रांसपोजॉन, ठीक है, दे एक्ट एज ट्रांसपोजॉन। और ट्रांसपोजॉन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ट्रांसपोजॉन जो है एक ऐसा RNA का पार्ट होता है, ठीक है, या ऐसा DNA का पार्ट होता है जो कि ट्रांसपोजिशन के मेथड में इन्वॉल्व होता है। अब ट्रांसपोजिशन यानी कि कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें किसी भी जगह पे रैंडम किसी भी जगह पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को एक जगह से हटा देना, कंप्लीटली गायब कर देना, उसको दूसरे जगह लेकर के जाना, ठीक है, और जहाँ से DNA का सीक्वेंस लेकर के आए हैं उसको किसी दूसरे सीक्वेंस के साथ रिप्लेस करना, मतलब कि DNA का जो सीक्वेंस है उसके एक्सचेंज का काम होता है ट्रांसपोजॉन्स का,
ठीक है। तो ट्रांसपोजॉन्स जो है ये बेसिकली करते क्या है कि ये नॉर्मल जो डीएनए या नॉर्मल जो आरएनए होता है उसको इजीली डिग्रेड कर सकते हैं और उसको ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पीआई आरएनए है, ठीक है, ये इटसेल्फ ट्रांसपोजॉन के जैसे एक्ट करता है और डीएनए या जो आरएनए है उसको दूसरे ट्रांसपोजॉन के एक्शन से प्रिवेंट करता है, बचाता है। मतलब खुद ट्रांसपोजॉन के जैसे एक्ट करने लगेगा, ठीक है, और जो नॉर्मल डीएनए या नॉर्मल आरएनए है, ठीक है, उसको दूसरे ट्रांसपोजॉन्स के एक्शन से बचाने का काम करेगा, ठीक है। मतलब उनके बॉडीगार्ड के जैसा एक्ट करेगा और खुद ट्रांसपोजॉन के जैसा बन जाएगा। नहीं समझ आया अपराजिता को? नहीं समझ आया, उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है। एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर ये जो डीएनए है, ठीक है, इसमें से एक सेगमेंट यहाँ से काट करके यहाँ लगा दिया जाए और यहाँ का सेगमेंट यहाँ ले जाया जाए, ठीक है, तो इस फिनोमिना को, मतलब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट का जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है, यानी कि पोजीशन का चेंज, पोजीशन का ट्रांसफर, ठीक है। इस फिनोमिना को ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशन का जो फिनोमिना है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आरएनएज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो आरएनएज होते हैं, ठीक है, इनके अंदर डीएनएज एंजाइम के जैसे एक्टिविटी होती है, यानी कि डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आरएनएज जो डीएनएज एंजाइम के जैसे एक्ट करें और ट्रांसपोजिशन का जो फिनोमिना है उसको कैरी आउट करें, उनको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है, इनको कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स। तो ट्रांसपोजॉन्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ डीएनए के सेगमेंट का काम करते हैं और इस ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं कि डीएनए को डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पीआई आरएनए है ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा कि ट्रांसपोजॉन्स को ये ब्लॉक करेगा और ट्रांसपोजॉन्स को रोकेगा कि तुम लोग ट्रांसपोजिशन ना कर सको और डीएनए को डैमेज ना कर सको, बस, ठीक है। ये पीआई आरएनए ट्रांसपोजॉन्स को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को रोकेगा और ट्रांसपोजॉन्स के थ्रू जो डीएनए का डैमेज होता है उसको भी प्रिवेंट करेगा। सिंपल। चलो अब लास्टली हम लोग आते हैं आरएनए के फंक्शन पर। ठीक है, आरएनए का फंक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे एज अ आरएनए प्राइमर यानी कि एज अ बैकग्राउंड या एज अ बेस एक्ट करता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आरएनएस जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये राइबोसोम्स का भी पार्ट होते हैं, ठीक है, आरआरएनए के फॉर्म में, और प्रोटीन सिंथेसिस में आरआरएनए के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कोड के एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि डीएनए का इंफॉर्मेशन आरएनए में और आरएनए से फिर फाइनली प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो जेनेटिक कोड जो है उसके ट्रांसफ़र का काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जीनोमिक आरएनएज होते हैं, ठीक है, जीनोमिक आरएनएज जो हैं वो क्या करते हैं कि स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कई बैक्टीरिया हैं, कई वायरसेस हैं, उनके अंदर एज अ जेनेटिक मटीरियल एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आरएनएज जो है वो डीएनए के पैकेजिंग में भी कभी कभी हेल्प करते हैं, ठीक है। डीएनए का जो कॉम्पैक्शन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड वगैरह हम लोग पढ़े थे, तो जो न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर था उसके स्टेबलाइजेशन का भी काम होता है आरएनए का, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी एमआरएनएज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। और एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ आरएनएज होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइबोजाइम, ठीक है।
राइबोजाइम नाम के स्पेशल कैटेगरी ऑफ आरएनए होता है, ठीक है, और ये एंजाइम के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, और आरएनए के ही डिग्रेडेशन में या डीएनए के भी डिग्रेडेशन का काम करते हैं, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ आरएनए होता है और स्पेशल केसेस में ही काम करता है, हर बार काम नहीं करता, हर समय काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में ही राइबोजाइम जो है ये काम करता है, ठीक है। और राइबोजाइम का एक्सटेंसिव यूज़ जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में होता है। आगे आप लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर भी पढ़ना है, उसमें आप लोग देखोगे कि राइबोजाइम जो है उसका यूज़ कैसा होता है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ द आरएनए। अब हम लोग उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आज की क्लास यही कंक्लूड करते हैं। हम लोग मंडे को फ्रेश माइंड से बैठ करके ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे और एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट आज के क्लास में? सिंपल है, एमआरएनए और टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसको याद रखना, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आता है। डायग्राम अगर बनाओगे तो उसके जो चारों लूप्स हैं चारों का फंक्शन भी पता होना चाहिए, है। टी साई सी, उसको साई बोलते हैं, PSI साई। क्या? हाँ, शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस जो होता है ना बेटा, वो एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। और शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस का काम क्या होता है कि वो जो बेस प्रोवाइड करता है अमीनो एसिड्स के अटैचमेंट के लिए, ठीक है। और कोई डाउट? किसका किसका? CCA जो आर्म होता है, ठीक है, उसके साथ जा कर के अमीनो एसिड्स जो हैं वो फिज़िकली अटैच करते हैं। क्यों अटैच करते हैं? क्योंकि ये जो CCA आर्म होता है ना, यहाँ पे ऊपर में एक फ्री OH ग्रुप अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये जो फ्री OH ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है ना, इस OH ग्रुप से जो अमीनो एसिड्स हैं वो फिजिकली बाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये बोलोगे कि एंटीकोडॉन लूप का काम क्या है? एंटीकोडॉन लूप जो है, जैसे एक एग्जांपल ही दे देती हूँ मैं। मान लो ये mRNA है, ठीक है, इस mRNA का ट्रांसलेशन होना है, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे टीआरएनए कैसे काम करेगा? टीआरएनए जो है वो इस तरीके से एमआरएनए से क्या रहेगा? अटैच्ड रहेगा। तो ये कौन सा लूप है? ये एंटीकोडॉन लूप है। तो एंटीकोडॉन लूप जो है वो एमआरएनए के ऊपर क्या करेगा? धीरे धीरे आगे प्रोसीड करता जाएगा, रन करता जाएगा, ठीक है। तो एंटीकोडॉन लूप क्या देखेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड पे बढ़ा, फिर दूसरे पे बढ़ा, फिर तीसरे पे बढ़ा, यानी कि जैसे ही एक कोड को वो रीड कर लेगा, टीआरएनए जैसे ही एक कोड को रीड कर लेगा, तो इस कोड का, ठीक है, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड को आसपास के एनवायरनमेंट में, ठीक है, यहाँ पे आसपास में क्या प्रेजेंट रहेगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, इसमें अमीनो एसिड्स जो हैं इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं रैंडमली, ठीक है। तो अब ये एंटीकोडॉन लूप जो है उसने पहले कोड को रीड किया, पहले कोड को रीड जैसे ही करेगा उसको समझ आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये वैलीन का कोड है, अमीनो एसिड वैलीन का कोड है। तो क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड वैलीन यहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी प्रेजेंट होगा, वो जो वैलीन है वो आएगा और वैलीन आ करके जो CCA आर्म है, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्री OH ग्रुप है, वैलीन ये फ्री OH ग्रुप के साथ क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा,
ठीक है। जैसे ही वैलीन OH ग्रुप के साथ बाइंड कर दिया तो यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। फिर ये जो tRNA है फिर ये अगले कोड पे जाएगा। UAG अगर पढ़ लिया उसने, ये तो स्टॉप कोडॉन है, चलो ठीक है। UCG अगर उसने अगला कोडॉन पढ़ लिया तो जब अगला कोडॉन पढ़ेगा इसका जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है फिर वो अमीनो एसिड पूल से निकल के आएगा और फिर वो किससे जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा वैलीन से। इसके बाद फिर तीसरे कोड पे जाएगा, तीसरे कोड को पढ़ेगा, इसका जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उसको लेकर के आएगा, फिर उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इस तरीके से जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लंबा होते जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में मंडे को, तब ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है।